स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल PW कैंपस पे। मैं अर्पित त्रिवेदी आज आपको बताऊंगा BHU BCom के फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लगभग BHU BCom में हर टॉपिक से हर सब्जेक्ट से 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से भी 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वो कुछ पार्ट्स में डिवाइड होंगे, मैं आगे वीडियो में उस बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले आपसे बेसिक्स से क्वेश्चन पूछ सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, व्हाट इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, देन हाउ विल you analyze the financial statements। तो there are number of techniques जैसे horizontal analysis, vertical analysis, DuPont analysis, common size statement, cash flow, fund flow, ratio। तो ये सारी चीज़ें इन सबों से क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए व्हाट इज़ फाइनेंशियल एनालिसिस। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में क्या होता है कि हमने मान लीजिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रेडिंग एंड पीएनएल और बैलेंस शीट। ठीक, तो जब ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट, ट्रेडिंग से हमें ग्रॉस प्रॉफिट पता चल गया, पीएनएल से नेट प्रॉफिट पता चल गया, बैलेंस शीट से असेट और लायबिलिटीज़ पता चल गई, लेकिन इससे हमें बहुत कम ही पता चल पाता है कि हमारी लिक्विडिटी की पोजीशन क्या है, हमारी सॉल्वेंसी की पोजीशन क्या है, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है। मतलब ये एक मोटा मोटी तो बता देता है कि बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में, लेकिन जो बिजनेसमैन है या जो मैनेजर है वो और डेप्थ में जानकारी चाहता है कि आखिर हमारा बिजनेस कहाँ स्टैंड कर रहा है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डाटा है उसको सिंपल ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं, उनके बीच में उन ग्रुप्स के बीच में कंपैरिजन करते हैं या उन ग्रुप्स के बीच में एक दूसरे से कंपैरिजन करते हैं और उस बेसिस पे हम बिजनेस की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को फाइंड आउट करते हैं। यही होता है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट analysis। Financial statement analysis consists in separating facts according to some definite plan, arranging them in group according to certain circumstances, and then presenting them in a convenient and easily read and understandable form। मतलब क्या कि हम सबसे पहले फैक्ट्स को कलेक्ट करेंगे, किससे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, उनको ग्रुप में बनाएंगे। एक हम ये कोशिश करेंगे कि हमें क्या जानना है। जैसे अगर मान लीजिए कि हम जानना चाहते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी में चेंजेस, तो हम उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। अगर हम वर्किंग कैपिटल चेंजेस जानना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अब आता है आपका एनालाइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो उसमें है आपका हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। इससे क्वेश्चंस पूछता है, तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे। जैसे हॉरिजॉन्टल एनालिसिस पहले होता क्या है। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होता है कि in such types of analysis financial statement for number of years are reviewed and analyzed। मतलब क्या है कि एक ही स्टेटमेंट में हम दो या दो से ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो नंबर हैं या जो उसकी वैल्यूज़ हैं उसको लिख के एनालिसिस करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक, मतलब क्या कि हम कंपैरिजन एक तरह से करते हैं कि भाई हमारा पिछले साल क्या था, हमारा इस साल क्या है, और फिर कंपैरिजन देख के हम देखते हैं कि क्या ये हमारा काम सही से हो रहा है, क्या ये जो हम बिजनेस कर रहे हैं वो फ्रूटफुल है या नहीं है। और इसमें देखिए कि एक ही स्टेटमेंट में कई सालों का कंपैरिजन हम कर लेते हैं, तो इसीलिए इसको डायनेमिक भी बोलते हैं, डायनेमिक एनालिसिस। जैसे एक बार शायद क्वेश्चन पूछा भी गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड डायनेमिक एनालिसिस। तो उसमें ऑप्शन दिया होता वर्टिकल एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, डुपोंट, शायद डुपोंट दिया होता, एक और दिया होता। तो इसमें से आप क्या लगाओगे, हॉरिजॉन्टल। ठीक,
उसके बाद आपका आता है वर्टिकल एनालिसिस। तो वर्टिकल एनालिसिस क्या होता है कि वर्टिकल एनालिसिस में एक सिंगल ईयर के, ठीक है, एक सिंगल ईयर के या फिर एक किसी डेट पे हम किसी भी एक पर्टिकुलर डिवाइस का यूज़ करके एनालिसिस करते हैं। जैसे रेशियो एनालिसिस आपने पढ़ा, तो उसमें हम क्या करते हैं कि एक बेस ले लेते हैं कि इतना होना चाहिए, फिर हम उसको रेशियो में कन्वर्ट करके हम चेक करते हैं। जैसे प्रॉफिटेबिलिटी देखना है तो हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ का यूज़ करके हम बता देंगे कि रिज़ल्ट क्या आया। तो इसको बोलते हैं वर्टिकल। ये केवल एक ही साल का होता है, इसमें कंपैरिजन हम नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये तो फिर क्या, इससे हमें क्या पता चला कि जो हमारा वर्टिकल एनालिसिस है उसमें हम एक ही साल का कंपैरिजन करते हैं या एक ही ईयर का कंपैरिजन करते हैं, इसलिए इसको हम स्टैटिक एनालिसिस भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये वर्टिकल एनालिसिस है उसका हम यूज़ कर सकते हैं कि काफ़ी सारी कंपनी का या सेम ग्रुप की कंपनी का हम कंपैरिजन करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक। अब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्यों करते हैं, हम देखते हैं कि हमारी अर्निंग कैपेसिटी या प्रॉफिटेबिलिटी कैपेसिटी क्या है, सॉल्वेंसी का क्या सिचुएशन है, हमारी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है, हम अदर फर्म्स के किस साइड में के कंपैरिजन में हमारी सिचुएशन क्या है, ठीक है, हमारा मैनेजमेंट कैसे काम कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें इससे पता चलती है। उसके बाद आपका आता है डू पॉइंट एनालिसिस। तो डू पॉइंट एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ द रिटर्न ऑन इक्विटी which analyzes net profit margin, asset turnover and फाइनेंशियल लीवरेज, ठीक है। और इसको किसने डेवलप किया था, डू पॉइंट लिमिटेड ने, ठीक। तो इसमें हम प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करते हैं, असेट टर्नओवर कैलकुलेट करते हैं और फाइनेंशियल लीवरेज कैलकुलेट करके हम ये देखते हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी की क्या सिचुएशन है। तो प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट अपॉन टोटल रेवेन्यू। फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला क्या होगा, फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला होगा परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT, मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक। तो ये हो गया। फिर आपका आता है कॉमन साइज स्टेटमेंट, ठीक है। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या होता है, इसमें क्या होगा कि जो हमारे फिगर्स हैं, जो हमारे नंबर्स हैं, उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, कोई कॉमन बेस ले लेंगे, उसके बेसिस पे कन्वर्ट करेंगे और फिर क्या करेंगे, फिर उससे हम रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे कि आखिर क्या हमारी कंपनी में चल रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमने 100 मान लिया, तो 100 से ही हम कंपैरिजन करेंगे, 100 बेस मान लिया, उसी से हम कंपैरिजन करेंगे कि क्या चल रहा है। जैसे बैलेंस शीट के फिगर को 100 मान लिया, उसके बाद हम सभी असेट को परसेंटेज में दिखा देंगे, जैसे कैश 20%, बैंक 30%, मशीन 30%, फिर बिल्डिंग 20%। तो ऐसे करके हम दिखाएंगे, ठीक। उसके बाद आपका आता है ट्रेंड एनालिसिस, ठीक है। तो ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है, ये आप देखिए कॉमन साइज स्टेटमेंट किसका पार्ट है, ये भी पूछ सकता है। कॉमन साइज स्टेटमेंट वर्टिकल एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस किसका पार्ट है, हॉरिजेंटल एनालिसिस। अब ट्रेंड एनालिसिस होता क्या है, ट्रेंड एनालिसिस होता है कि इसमें हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर ए नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक। तो ये हो गया। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है कि हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली इनफ्लो और आउटफ्लो, ठीक है, ऑफ कैश ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। ये बताता है कि एक सर्टेन पीरियड में या एक निश्चित समय में हमारे पास कहाँ से कैश आया और कहाँ हमारे पास से कैश गया, उसी का स्टेटमेंट हम क्या बताता है, हमें बताता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। तो इट इज़ अ समरी
of sources and applications of cash during a particular span of time. ठीक है, it analyzes the reasons for the changes in the balance of cash between two बैलेंस शीट्स, बैलेंस शीट डेट्स। ठीक है, मतलब कि ये दो पीरियड के कैश फ्लो में क्या चेंज हुआ कि उससे हमारी बैलेंस शीट में चेंजेस आ गए। ठीक है, तो कैश का यहाँ पे मतलब क्या होगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मतलब कैश तो हो गया, कैश एट बैंक हो गया, और सम सिक्योरिटीज़, कुछ सिक्योरिटीज जो बहुत शॉर्ट टर्म की होती हैं, लिक्विड होती हैं, केवल वही इसमें आएंगी। ठीक है, अब आपका आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड कैश फ्लो फ्रॉम फिनांसिंग एक्टिविटीज़। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग का क्या मतलब होता है, जिसमें हम बिजनेस कर रहे हैं, जिस चीज़ में हम बिजनेस कर रहे हैं वो हमारी क्या हो गई, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे हो गया कैश सेल्स, कैश रिसीव्ड फ्रॉम रॉयल्टी, फीस एंड कमीशन। रॉयल्टी मतलब क्या होता है, रॉयल्टी मतलब होता है कि हमने किसी को, मान लीजिए हमारी एक लैंड है, ठीक है, हमने किसी को उसको रेंट पे दे दी, तो उसके बदले में उसके कह सकते हैं उसकी फ़ी के रूप में अगर हमको कुछ मिल रहा है, या रेंट के रूप में हमको कुछ मिल रहा है, तो वही होता है रॉयल्टी। या अगर कोई बुक राइटर है, वो बुक लिखा है, उसको क्या मिलती है, रॉयल्टी। तो ये चीज़ आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगी। ठीक है, फिर कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। अब डेटर मतलब भाई डेटर को आपने उधार माल बेचा होगा, तो फिर वो आपको वापस कर रहा है, इसीलिए आपका कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। फिर ट्रेड रिसीवेबल्स भी सेम होता है। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का आउटफ्लो क्या हो जाएगा, आउटफ्लो हो जाएगा कैश परचेजेस। ठीक है, कैश पेड टू क्रेडिटर, फिर पेमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लाइक वेजेस, सैलरी, ऑफिस, पेमेंट्स ऑफ इनकम टैक्स। ठीक, तो ये हो गया आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, लेकिन अगर फाइनेंशियल कंपनी है, अब फाइनेंशियल कंपनी क्या, फाइनेंशियल कंपनी मतलब जो सिक्योरिटीज़ का में ही सेल में बिजनेस करती है, तो उसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इनफ्लो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटीज़, लोन्स एंड एडवांसेस रिपेड बाय थर्ड पार्टीज़। ठीक है, फिर इंटरेस्ट पेड इन कैश, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़, लोन्स एंड एडवांसेस टू थर्ड पार्टीज़। तो ये हो गया आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब उसके बाद आपका आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इसमें कैश इनफ्लो क्या होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बारे में एक ही चीज़ अगर हम जानते हैं तो वही काफ़ी है कि लॉन्ग टर्म अगर हम असेट परचेज कर रहे हैं या हम कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वही हो जाएगा हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में वो सारी चीज़ें आएंगी। तो इसमें क्या क्या होगा, इसमें होगा इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड। ठीक है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, प्रोसीड फ्रॉम, सॉरी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या होगा, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड असेट। ठीक है, अब आपने जो असेट खरीदी थी उसी को बेचेंगे तभी तो इनफ्लो होगा, नहीं तो इसमें तो आउटफ्लो ही होता है। जैसे परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट, फिक्स्ड असेट आपने परचेज कर ली, आउटफ्लो हो गया। परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, मतलब लॉन्ग टर्म आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, वो आउटफ्लो हो गया। अब इनफ्लो क्या होगा, जब इसी को आप बेचोगे, जितनी भी आपकी लॉन्ग टर्म असेट हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, उनको बेचोगे, तो वो आपका कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ होगा। फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी मतलब क्या भाई, हमने कुछ इशू किया, मतलब सिक्योरिटी, शेयर इशू किए, डिबेंचर इशू किए, तो वो सारा आपके आता है इनफ्लो में। ठीक है, फिर आउटफ्लो में क्या आएगा, जब आप बाई बैक करोगे, जब आप रिडेम्पशन करोगे, जब, क्योंकि रिडेम्पशन में हम क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आप अब ऐसे ही क्वेश्चन दे सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो उसमें आपको दे दिया कैश रिसीव्ड फ्रॉम रॉयल्टी, फिर दे दिया इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, फिर दे दिया प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो इसमें क्या होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैश सेल्स। तो इसको ध्यान से हमें समझना पड़ेगा। ठीक, अब ये हो गया। उसके बाद आपका आता है फंड फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो फंड फ्लो स्टेटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट की तरह ही है। इसमें आपको हल्की सी थोड़ी सी एक
बात याद रखनी है। क्या याद रखना है? उसमें हम क्या लेते थे? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लेते थे। बात समझ में आ रही है? हम उसमें कैश फ्लो में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लेते थे, लेकिन यहाँ पे हम फंड्स लेंगे। फंड्स का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? फंड्स का मतलब है यहाँ पे कैश। फंड्स का यहाँ पे क्या मतलब है? फंड्स का यहाँ पे मतलब है वर्किंग कैपिटल से, मतलब करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। ठीक, तो करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़ है, तो नेट वर्किंग कैपिटल को हम यहाँ पे लेंगे। ठीक, अब हम देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या होगा। इसका अगर हम बात करें तो स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड एप्लीकेशंस ऑफ फंड्स is a technical device designed to analyze the changes in the financial condition of a business enterprise between टू डेट्स। ठीक है, तो ये सेम है हमारा प्रोसेस जितना भी होता है लगभग कैश फ्लो की तरह ही होता है, लेकिन बस इसमें हम फंड्स लेते हैं, यानी कि ये ब्रॉड है और वो थोड़ा सा नैरो है कैश फ्लो। ठीक, तो अब इसको हम कैसे बनाते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, ये हमको जानना चाहिए, तो हम देखते हैं। ठीक, अब कभी कभी ये पूछ लेता है कि इसमें हम एक चीज़ ये बनाते हैं, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, और फंड्स का फ्लो कब होगा? जब दो, एक होता है करंट और एक होता है नॉन करंट। तो जब करंट और नॉन करंट एक, जैसे जर्नल एंट्री जो हम करते हैं, तो एक करंट होना चाहिए, एक नॉन करंट होना चाहिए। यानी कि जब मान लीजिए आपने बिल्डिंग परचेज़ की, तो बिल्डिंग मान लीजिए बिल्डिंग परचेज़ की, तो बिल्डिंग अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट, तो बिल्डिंग क्या है? नॉन करंट है, और हमारा कैश क्या है? कैश है करंट। तो यहाँ पे फंड फ्लो हुआ। लेकिन अगर हम कहें कि हमने इसका क्रेडिटर्स का पेमेंट कर दिया, तो क्रेडिटर्स का पेमेंट, क्रेडिटर शॉर्ट टर्म है, तो क्रेडिटर अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, तो दोनों अगर कैश दोनों अगर करंट हैं, तो ये फंड्स का फ्लो नहीं हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद अगर स्टेटमेंट ऑफ शेड्यूल इन वर्किंग चेंज इन वर्किंग कैपिटल बना रहे हैं, तो इसको ध्यान में रखना है कि इंक्रीज इन, अगर करंट असेट्स होगा तो वो लीड्स टू इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल ले जाएगा, डिक्रीज इन करंट असेट होगा तो वो डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल ले जाएगा, अगर इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी होगा तो वो डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल ले जाएगा, और अगर डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी होगा तो वो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल करेगा। ठीक, अब सोर्सेज ऑफ फंड क्या क्या होते हैं? फंड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, और फिर उसके बाद आपका हो गया फंड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इशू ऑफ शेयर कैपिटल, इशू ऑफ डिबेंचर एंड रेजिंग लोन्स, फिर सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट हो गया, फिर नॉन ट्रेडिंग रिसिट्स हो गया, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल हो गया। ये सारा क्या हो गया आपका? ये सारा आपका हो गया फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, सॉरी, ये हो गया आपका क्या सोर्सेज ऑफ फंड्स। ठीक, उसके बाद आपका यूजेज ऑफ फंड क्या होगा? फंड लॉस्ट इन ऑपरेशन, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रीपेमेंट ऑफ लोन्स एंड डिबेंचर्स। ठीक है, इतने सारा आपका ये हो जाता है आपका यूजेस। ठीक, अब उसके बाद इसमें हम शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल आपको आना चाहिए अच्छे से, उससे भी कई क्वेश्चंस पूछ सकता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ हो गई। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है रेशियो एनालिसिस। अब रेशियो एनालिसिस का क्या मतलब है भाई? रेशियो एनालिसिस का वही मतलब कि हम एक बेस पे हम इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, एक बेसिस ले लेते हैं, उसी को मान के हम कैलकुलेशंस करते हैं। जैसे कि रिलेशनशिप बिटवीन टू फिगर्स एक्सप्रेस्ड इन अरिथमेटिकल टर्म्स इज कॉल्ड रेशियो। ठीक है, अब हम रेशियो को क्यों यूज़ करते हैं? जैसे जो हमारे एब्सोल्यूट फिगर्स हैं वो तो मॉनेटरी टर्म्स में दिखाए गए। ठीक, लेकिन अब उसका हम क्या करेंगे, उसको और यूज़फुल बनाने के लिए या और एनालिसिस के लिए हम उसको रेशियोज़ में डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ये रेशियो एनालिसिस के प्रोपाउंडर कौन है? शायद अलेक्जेंडर वॉल।
ठीक है, शायद अलेक्जेंडर वॉल, एक बार चेक कर लिए, अलेक्जेंडर वॉल ही थे। ठीक, उसके बाद इसमें बहुत टाइप्स के रेशियो होते हैं। ठीक है, बहुत टाइप्स के रेशियो होते हैं, उसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है रेशियो एनालिसिस के टू एलोकेट द वीक स्पॉट्स ऑफ बिजनेस। अब जैसे मान लीजिए करंट रेशियो है, ठीक, तो करंट रेशियो कितना होना चाहिए, 2:1, ठीक है, या लिक्विड रेशियो है तो 1:1 होना चाहिए। ठीक, अब अगर आपका 2:1 से कम है तो यानी कि आपका वो सही नहीं बता रहा, तो यही कहना चाह रहा है कि वीक स्पॉट्स का हमें पता चलता है, फिर हम उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फिर टू प्रोवाइड अ डीपर एनालिसिस ऑफ लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ रेशियो। तो हमने कई बेसिस पे रेशियो को डिवाइड किया, जैसे लिक्विडिटी के बेसिस पे डिवाइड किया है, सॉल्वेंसी के बेसिस पे डिवाइड किया है, प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे डिवाइड किया है, ऑपरेशंस के बेसिस पे डिवाइड किया है। तो उस बेस से हमको सारे रिजल्ट्स पता चलते हैं। उसके बाद हम कंपैरिजन करते हैं या हम एक रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं कि क्या ये चीज़ है सही है या नहीं। ठीक, तो ये हो गया। और रेशियो को हम फ्रैक्शंस के फॉर्म में लिख सकते हैं या हम परसेंटेज के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको सारे रेशियोज़ लगभग याद होने चाहिए, जैसे करंट रेशियो क्या होता है या किस बेसिस पे कौन सा रेशियो आता है। जैसे करंट रेशियो क्या होता है, करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटीज़। इसका आइडियल रेशियो क्या है, 2:1। फिर क्विक रेशियो क्या होता है, क्विक रेशियो में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे लिक्विड रेशियो। ठीक है, क्विक या लिक्विड इसको दोनों बोल सकते हैं। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, जैसे करंट एसेट मत में क्या होता है, करंट एसेट्स में सारे करंट एसेट्स आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो लिक्विड एसेट है उसमें करंट एसेट माइनस इन्वेंट्रीज, ठीक, और माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये करेंगे तब आपकी लिक्विड एसेट आएगी। और 1:1 ये आइडियल होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल इंटू 100, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल इंटू 100। फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछा था कि ये ज़्यादा होगा तो अच्छा होगा, कम होगा तो अच्छा होगा। ये कम होगा तो अच्छा होगा। क्यों, ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि अगर हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है तो वो कंपनी के लिए दिक्कत करेगा, अगर वो कम है तो वो प्रॉफिटेबल होगा। ठीक है, तो इसी तरह फिर आपको पता होना चाहिए कि हमारा ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है। ठीक है, मतलब जितने रेशियोज़ हैं आपको सारी चीज़ लर्न होनी चाहिए। अगर किसी का आइडियल रेशियो भी पूछता है तो वो भी आपको लर्न होना चाहिए, फिर आपका कुछ क्वेश्चंस छूटेगा नहीं। ठीक है, तो ये हो गया। अब उसके साथ साथ आपको बताना चाहूँगा हमारे 2021 सेशन के बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं और हम अपने कोर्सेज में आपको MCQ बंडल्स प्लस रिटन नोट्स प्रोवाइड करते हैं। और हमारे नोट्स पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके जो पॉइंट से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वही उसमें लिखे हुए हैं। हमारी कोशिश है कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस सही हो। प्लस उसके साथ साथ अगर आप हमारे कोर्सेज़ को परचेज़ करते हैं तो आपको मिलेगा फ्री टेस्ट सीरीज, प्लस उसके साथ साथ आपको लगभग हर एक टॉपिक के 200-250 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए भी मिलेंगे। तो अभी आप जा सकते हैं www.bwcampus.com और अभी कूपन कोड यूज़ करेंगे 2021 तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी।